अगर आपको फॉरेन अफेयर्स समझना है तो आपको इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस वही मूवीज और वेब सीरीज को याद कीजिए जो आपने देखी है। गेम्स ऑफ थ्रोन से लेकर हाउस ऑफ कार्ड्स, मनी हीस्ट, नार्कोस, बॉन्ड और ओपनहीमर तक, इन सब में वही चालें, वही लालच और वही ताकत का खेल छुपा हुआ है जो असल दुनिया की पॉलिटिक्स में भी चलता है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पर पर्दे पर ड्रैगन्स थे और यहाँ पर है न्यूक्लियर मिसाइलें, सैंक्शंस और सीक्रेट डील्स। वैसे तो ये सारी मूवीज और वेब सीरीज आपने ऑलरेडी देख रखी होगी, बट आपने कभी इस तरीके से नहीं देखा होगा जिस तरह से आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स सिर्फ एक सीरीज नहीं है, ये असल दुनिया की कहानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ड्रैगन नहीं, मिसाइलें हैं जो भी न्यूक्लियर वाली। यहाँ तलवारें नहीं टकराती बल्कि पॉलिटिकल चालें और इकोनॉमिक सैंक्शन टकराते हैं। और आज की दुनिया में ये आयरन थ्रोन असल में है ग्लोबल सुपर पावर राइवलरी। क्या हो अगर ये सारी ताकतें एक ही सिंहासन के लिए लड़ जाए? कौन बनेगा असली किंग? चाइना, अमेरिका या रसिया? और क्या इस लड़ाई में भारतीय पॉन्स यानी प्यादे हैं? चलिए आज की इस वीडियो में इसके सारे पहलू के बारे में समझते हैं, वो भी कुछ इस तरीके से ना कि आने वाले टाइम पे फॉरेन अफेयर्स आपको बोरिंग फील ना हो। क्योंकि आज की वीडियो में जो पहलू के बारे में बात करने वाले, उन पहलुओं को आप ऑलरेडी किसी मूवी या वेब सीरीज में देख चुके हो, बस उन्हें एक साथ जोड़ने की जरूरत है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको दुनिया का जो देखने का नजरिया है ना वो बदल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप लोग बिना स्किप किए पूरी देखना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आयरन थ्रोन पर बैठने की जंग शुरू होती है, कोई दोस्त नहीं होता, कोई अस्थायी दुश्मन नहीं होता, सिर्फ सत्ता होती है। Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. और यही लैडर है ग्लोबल पॉलिटिक्स का, जहां हर देश एक दूसरे की गिरावट से आगे बढ़ना चाहता है। अब सोचिए अगर यूएसए इस सीरीज में जॉन स्नो हो, हमेशा हीरो बनकर सामने आने वाला डेमोक्रेसी का रक्षक और हमेशा फ्रीडम का झंडा उठाए। चाइना डेनियर्स की तरह आग उगलता ड्रैगन, और रसिया बिल्कुल करसी की तरह कोल्ड स्माइल, इंट्रोड्यूस। You play the Game of Thrones, you win or you die. और ये विश्वास की नाटो स्क्वाड स्टार्क फैमिली की तरह एक साथ रहते हैं बट डिवाइडेड हैं। वहीं ब्रिक्स जैसे लेनिस्टर्स, पैसा, पावर और गोल्ड का खेल। Power is a curious thing, my lord. और यही तो है फॉरेन अफेयर्स का सच। असली ताकत ना उसी के पास है जिसको पूरी दुनिया यकीन करती है। सैंक्शंस ये असली दुनिया का रेड बेडिंग है। अचानक हमला, अचानक बिट्रेयल, अलायंसेस बिल्कुल उस मोमेंट की तरह जब स्टार्क और टारगेन साथ आए, लेकिन कुछ भी परमानेंट नहीं। पर इस रियल लाइफ गेम ऑफ थ्रोन्स में आयरन थ्रोन्स पर आखिर किसका हक होगा? अमेरिका का, चाइना का या रसिया का? क्योंकि हर कोई केवल राजा बनना चाहता है, या राजा भी छोटा वर्ड होगा, हर कोई तानाशाह बनना चाहता है। हर देश चाहता है कि सारी दुनिया उसकी गुलामी करे और उसके आगे सर झुकाए। पर यह हकीकत में नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ देशों में ना डेमोक्रेसी है और कुछ देशों में तानाशाही। डेमोक्रेसी की ना सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ पे लोग अपने नेता को खुद चुनते हैं, और वो नेता चाहे तो सामने वाले कंट्री के सामने झुक सकता है और वो चाहे तो सामने वाली कंट्री के सामने नहीं झुक सकता। जैसे यूक्रेन रसिया के सामने नहीं झुका और फिर शुरू हुई लड़ाई। पर हर लड़ाई खुले मैदान में नहीं, बंद दरवाजे के अंदर तय होती है। ठीक वैसे ही जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स में फ्रैंक अंडरवुड कहता है, Democracy is so overrated. फॉरेन पॉलिसी में भी यही सच्चाई है। लोकतंत्र, जनता, चुनाव, ये सब बस मंच का सेट है। असली खेल तो बैक स्टेज में चलता है। लॉबीज, सीक्रेट डील्स, हिडन एजेंडास, यही तो है डार्क डिप्लोमेसी। Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. मतलब फॉरेन पॉलिसी भी ना ऐसी ही है, जो वॉशिंगटन, मॉस्को या बीजिंग के सोर्स ऑफ पावर के सबसे करीब हैं, वही असली खिलाड़ी हैं। बाकियों के लिए तो ये खेल सिर्फ सर्वाइवल का है। नहीं आया ना समझ में? कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा।
एक बात बताओ, अभी तक भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन्हें कौन से लोकसभा से चुनाव लड़े हैं? नहीं पता? चलो बताता हूँ। जवाहरलाल नेहरू फूलपुर उत्तर प्रदेश, गुजारीलाल नंदा सावरकंठा गुजरात, लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इंदिरा गांधी रायबरेली उत्तर प्रदेश, मोरारजी देसाई सूरत गुजरात, चरण सिंह बागपत उत्तर प्रदेश, राजीव गांधी अमेठी उत्तर प्रदेश, बीपी सिंह फतेहपुर उत्तर प्रदेश, चंद्रशेखर बलिया उत्तर प्रदेश, पीवी नरसिम्हा राव रामटेक महाराष्ट्र, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ उत्तर प्रदेश, एचडी देवगौड़ा हासन कर्नाटक, इंद्र कुमार गुजराल जालंधर पंजाब, मनमोहन सिंह राज्यसभा और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी उत्तर प्रदेश। इन सभी में कुछ कॉमन दिखा? हाँ, उत्तर प्रदेश, जो कि एक हिंदी भाषी राज्य है और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें रखता है। अब पहली वाली लाइन को फिर से सुनते हैं। Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. यानी जो सोर्स ऑफ पावर के सबसे करीब हैं वही असली खिलाड़ी हैं। बाकियों के लिए ये जो खेल है ना सिर्फ सर्वाइवल का है। फॉरेन पॉलिसी में भी जो वॉशिंगटन, मॉस्को या बीजिंग के सोर्स ऑफ पावर हैं वही असली खिलाड़ी हैं और बाकियों के लिए सिर्फ सर्वाइवल का खेल है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है भाषणों के द्वारा, जिसे पूरी करती है एक स्क्रिप्ट। जी हाँ, जो आप टीवी पे स्पीचेस देखते हो वो सिर्फ ना एक स्क्रिप्ट है। असली स्क्रीन प्ले तो फ्रैंक अंडरवुड की तरह हिडन रूम्स में लिखा जाता है। There are two kinds of pain. Sort of pain that makes you strong, or useless pain. Sort of pain that's only suffering. यदि फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा खेल है जहां देशों को भी दर्द दिया जाता है, सैंक्शंस, ट्रेड वॉर्स एंड प्रॉक्सी बैटल्स, जो दर्द से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं वो सुपर पावर बन जाते हैं और जो टूट जाते हैं वो इतिहास बन जाते हैं। कभी मिडिल ईस्ट की वाइल्ड डिप्लोमेसी, कभी अफ्रीका की माइनिंग पॉलिटिक्स और कभी एशिया की बॉर्डर टेंशन। हर जगह फ्रैंक अंडरवुड की स्पिरिट काम कर रही है। मुस्कान ऊपर से और चाले अंदर तक। Shake with your right hand, but hold a rock in your left. आप खुद सोचिए, हर बड़ा देश यही नहीं करता क्या? पब्लिक में दोस्ती और प्राइवेट में प्लॉटिंग। मेरे हिसाब से फॉरेन अफेयर्स का असली नाम है हाउस ऑफ कार्ड्स, एक ऐसा घर जहां हर कार्ड गिर सकता है और एक गलत चाल पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। पर दुनिया में कोई चाहे कितनी भी चालें चल ले, आखिर में ना सब कोई पैसे वालों के सामने झुकता ही है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ होती है अब वो टैंकों से नहीं बैंकों से लड़ी जाती है। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही विनर होगा। और इस जंग का मास्टरमाइंड कोई प्रोफेसर नहीं है, बल्कि वो देश है जिसके हाथ में ग्लोबल इकोनॉमी की चाबी है। समटाइम्स ए ट्रूस is the most important part of a war। बिल्कुल वैसे ही जैसे दो देशों के बीच में सैंक्शंस और ट्रेड डील्स होती है, ये ट्रूस असली बंदूकों से नहीं डॉलर और युआन से होती है। The second any blood is shed, we will no longer be Robin Hood, just a bunch of plain पंक्स। और यह है इकोनॉमिकल वॉरफेयर का प्रिंसिपल, बिना खून बहाए अपने दुश्मन को घुटने पर लाना। जब यूएस किसी भी दूसरे देश पर सैंक्शंस लगाता है तो असल में उसकी इकोनॉमी को हॉस्टेज बना लिया जाता है। जैसे ट्रंप इस टाइम इंडिया पर 50% टैरिफ लगाकर अपना दबदबा बनाना चाहता है। In this world, what you stand to gain and what you stand to lose. डॉलर वर्सेस युआन वर्सेस यूरो, यही बैलेंस तय करता है कि कौन सा देश कितने दिनों तक इस हिस्ट में टिक पाएगा। अमेरिका गेन्स करता है अपनी करेंसी से, चीन ग्लोबल मार्केट लूज नहीं करना चाहता और रसिया सर्वाइवल की रेस में है। पर इंडिया, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद यहाँ स्किल्ड लोग बहुत ज्यादा नहीं हैं। और यही कारण है कि बाकी जो देश है ना वो इंडिया को सिर्फ कंज्यूमर की तरह देखते हैं, जिससे इंडिया को ग्लोबल फॉर्म पर रखा तो जाता है बट अलग थलग। Sometimes a good strategy is not a strategy that make you win, but the one that makes your enemy lose। इंडिया में लगने वाले सैंक्शंस का यही फॉर्मूला है, जीतना जरूरी नहीं है, दुश्मन को हराना जरूरी है। और यही स्ट्रेटजी यूक्रेन युद्ध के बाद रसिया पर अपनाई जा रही है।
आई एम नॉट अ रिच मैन, आई एम अ पुअर मैन विथ मनी। यह लाइन सिर्फ ड्रग लॉर्ड की नहीं बल्कि उन देशों का आईना है जो बाहरी पैसों के सहारे खड़े हैं। एड हो या आर्म डिपेंडेंसी हमेशा एक्सप्लॉयटेशन लाती है। जैसे पाकिस्तान को ही देख लो, हमेशा अमेरिका और चीन के पैसों पर चलता है, जिसके चलते उन्हें ना चाहते हुए कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिससे अमेरिका और चीन का फायदा तो होता है बट पाकिस्तान का लॉस होता है। बट यहाँ पे पाकिस्तान वाले कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी कंट्री उनके वजह से ही चल रही है, वो पैसे दे रहे हैं तभी ये कंट्री चल पा रही है। पर अमेरिका ना सिर्फ टुकड़े नहीं फेंकता बल्कि वो अपने जासूस को हमेशा पाकिस्तान में तैनात रखता है। नार्कोस में जैसे हर एपिसोड में CIA की मौजूदगी दिखाई जाती है, वैसे ही असली फॉरेन पॉलिसी में भी लैटिन अमेरिका से लेकर अफगानिस्तान तक उनका हाथ साफ नजर आता है। Pues las mentiras son necesarias cuando la verdad es muy difícil de creer, ¿sí o no? इसके साथ ही दूसरे देश को बर्बाद करने के लिए होता है ड्रग्स का कारोबार। और ये ड्रग वॉर का पूरा जो खेल है ना, ये झूठ पर चलता है। लीडर्स कहते हैं कि हम लोग ड्रग्स को खत्म कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है ना, कई बार ये ड्रग बार्गेनिंग चिप की तरह काम करते हैं। नार्कोस सिर्फ स्कोवर की कहानी नहीं थी, ये CIA और लैटिन अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच उस गुप्त डांस की कहानी है, जहाँ एक हाथ से तो गोली चलती है और दूसरे से हैंडशेक होता है। Everyone has a price. The important thing is to find out what it is. फॉरेन पॉलिसी में भी ना यही फॉर्मूला चलता है। कभी किसी देश को एड दे के खरीदा जाता है, कभी ऑयल के बैरल से और कभी मिलिट्री सपोर्ट से। ड्रग कार्टेल्स सिर्फ कोकीन के लिए नहीं बल्कि डिप्लोमेसी के लिए भी टूल रहे हैं। चाहे निकारागुआ हो, पनामा हो या कोलंबिया, हर जगह नार्कोस पॉलिटिक्स खेला गया है। फॉरेन अफेयर्स की दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ते अगर किसी चीज की है तो वो है स्पियोनेज मिशन, सीक्रेट ऑपरेशन और वो एजेंट्स जिनका नाम तक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं होता, लेकिन पर्दे पर हम उन्हें जानते हैं बॉन्ड और इथेन हंट के नाम से। Your mission, should you choose to accept it. हर मिशन इम्पॉसिबल की तरह असली CIA एजेंट्सों के सामने भी यही चुनौती रखी जाती है। एक ऐसा काम जो नामुमकिन है लेकिन दुनिया को बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। रॉ, मोसाद, M16, CIA ये वो एजेंसीज हैं जो कभी खुलकर नहीं दिखते हैं, पर इनकी परछाई है ना हर ग्लोबल इवेंट पर होती है। 1971 का युद्ध, मिडिल ईस्ट के कोवर्ट मिशंस, रसिया के डीप कवर ऑपरेशंस, हर जगह इनका ही इनविजिबल हैंड होता है। Hope is not a strategy. स्पाई वर्ल्ड में सिर्फ स्ट्रैटेजी मायने रखती है और फॉरेन पॉलिसी में भी ना यही एजेंसीज स्ट्रैटेजी बनाती है, कभी किसी सरकार को गिराने के लिए, कभी किसी को बचाने के लिए। सोचिए, जब मोसाद दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपने टारगेट को एलिमिनेट करता है, जब CIA किसी दूसरे देश के चुनाव को मैनिपुलेट करता है और जब रॉ बॉर्डर के उस पार की हर एक्टिविटी की डिटेल निकाल लाता है, तो ये सब किसी फिल्म का सीन नहीं है बल्कि असली ग्लोबल स्क्रिप्ट का हिस्सा है। पर इतिहास का सबसे बड़ा राज कोई ताज या सोना नहीं बल्कि वो बम है जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसकी कहानी शुरू होती है उस आदमी से जिसे दुनिया वाले जानते हैं ओपेनहेमर के नाम से। Now I am become death, the destroyer of worlds. फॉरेन पॉलिसी की दुनिया में भी यही सच है। सवाल ये नहीं किसके पास हथियार है, सवाल ये है कब और कैसे उसका इस्तेमाल होगा। जैसे पिछले 2 सालों में बहुत सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से कोई नहीं लड़ता और रीजन सभी को पता है। और इसी के कारण होगी न्यूक्लियर डिप्लोमेसी यानी फाइनल बॉस फाइट। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें किसी एक का जीतना भी ना सबका हार है। स्ट्रैटेजिक ट्रीटी जैसे NPT, START या JCPOA ये सब सिर्फ फ्रेजाइल शील्ड्स हैं जिन्हें तोड़ने के लिए एक लॉन्च ही काफी है। सोचिए, अगर गेम ऑफ थ्रोन्स का, आयरन थ्रोन, हाउस ऑफ कार्ड्स का, व्हाइट हाउस, मनी हिस्ट का, रॉयल मिंट, नार्कोस का, मेडेलिन कार्टेल, बॉन्ड का, M16 और ओपेनहेमर की लैब सब अगर एक ही स्टेज पर आ जाए तो ये बनेगा फॉरेन अफेयर्स का असली क्रॉस ओवर।
There's no better way to overpower a trickle of doubt than with a flood of naked truth. और ठीक उसी तरीके से पूरे दुनिया की पॉलिटिक्स चलती है। ठीक इसी तरह देशों की पॉलिटिक्स काम करती है। जब एक नैरेटिव कमजोर पड़ता है, दूसरे नैरेटिव को उतनी ही तेजी से लॉन्च कर दिया जाता है। हमने थ्रोन्स की लड़ाई देखी, हमने फ्रैंक अंडरवुड की चालें समझी, हमने प्रोफेसर का हिस्ट और इसोबार का डर महसूस किया, और हमने बॉन्ड के मिशंस और ओपेनहाइमर के बम की गूंज सुनी। लेकिन अब असली सवाल सामने खड़ा है, इस ग्लोबल गेम का फाइनल विनर कौन होगा? क्या आयरन थ्रोन्स पर बैठेगा अमेरिका, जो अपने आप को डेमोक्रेसी का सेवियर बताता है, या फिर चीन, जो इकोनॉमी के ड्रैगन के साथ कह रहा है ये पूरी दुनिया पर मेरा राज्य होगा, या शायद रूस, जो अपने चेस बोर्ड के हर प्यादों को कह रहा है राज तो मैं ही करूंगा, या फिर होगा कोई डार्क हॉर्स, कोई ऐसा देश जैसे अफ्रीका जिसे आज हर कोई आंख दिखा रहा है बट इन फ्यूचर वही राज करेगा। बिकॉज पावर इज नॉट गिवन, इट्स टेकन। तो आप लोग बताओ, इस असली गेम ऑफ थ्रोन्स की लड़ाई में आयरन थ्रोन असलियत में किसके पास जाएगा? क्या सुपर पावर वही रहेगा जो आज है, या आने वाली सदी में एक नया सितारा सामने आएगा? आपका जो भी थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या अमेरिका जीतेगा, चाइना जीतेगा, रसिया जीतेगा, या कोई एक अदर कंट्री पूरे वर्ल्ड को लीड करने सामने आएगी? और हाँ, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो फॉरेन अफेयर्स सीखना तो चाहते हैं पर उनको बोरिंग फील होता है। बाकी यदि आप रॉ के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो, जहाँ पे हमने रॉ के सारे मिशंस के बारे में बात करी है, रॉ क्यों स्टार्ट हुआ था उसके बारे में बात करी है। तो आप लोग जाके ये वीडियो देख सकते हो। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड आप लोग ये बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। डेफिनेटली हम लोग उस टॉपिक पे वीडियो बना के ले आएंगे। बाकी आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।